हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। नाउ बेटा, जो हमारा आज का लेक्चर नंबर है 24 वो होने वाला है न्यू रेशो के ऊपर ही। हम ऑलरेडी न्यू रेशो का मेथड नंबर 1 कर चुके हैं और आज की क्लास में बेटा हम अपने न्यू रेशो का मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 अंडरस्टैंड करेंगे। और जनरली क्योंकि न्यू रेशो एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत बार ये देखा जा चुका है, इसलिए बेटा हम यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं रख सकते। ऑलरेडी हम इसका बेटा मेथड 1 पढ़ चुके थे, बट नाउ वी स्टडी मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। ओके, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आज का जो हमारा न्यू रेशो का जो मेथड है जो हम आज की क्लास में सीखेंगे वो सीखेंगे मेथड 2 एंड मेथड 3। तो बेटा जो मेथड 2 है वो बिलोंग करता है किससे? एक्वायर मेथड से। जब न्यू पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर से अपने शेयर को मांगता है तो हम उसको एक्वायर मेथड कहते हैं। ठीक है, याद रखो, जब एक नया पार्टनर जिसको हम अपने बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं अगर वो ओल्ड पार्टनर से शेयर मांगता है तो ऐसे में हम उसे एक्वायर मेथड बोलते हैं, यानी एक्वायर का केस बोलते हैं। यानी वी कॉल एज कि नया पार्टनर अपना शेयर जो उसे दिया जा रहा है वो एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से। पर बेटा सरेंडर के केस में ऐसा नहीं होता। जो हमारा सरेंडर मेथड होता है वहां पे न्यू पार्टनर शेयर नहीं मांगता ओल्ड पार्टनर से, उल्टा ओल्ड ही पार्टनर खुद से शेयर देते हैं। किसको? न्यू पार्टनर को। देखा जाए तो एक्वायर में भी ओल्ड पार्टनर ही दे रहे हैं और सरेंडर में भी ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं। बस पॉइंट ऑफ व्यू का अंतर है कि एक्वायर में नया पार्टनर मांगता है ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर, अपना हिस्सा, बट सरेंडर मेथड में ओल्ड पार्टनर खुद ही दे देते हैं। किसको? न्यू पार्टनर को। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बस हमें सीखना है कि हम कैसे एक्वायर मेथड और सरेंडर मेथड से न्यू रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, जब हम एक्वायर मेथड के केस को पढ़ेंगे जहां पर हम न्यू रेशो अपना फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे आपको लैंग्वेज में दो वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं। एक एक्वायर के अंदर आपको फ्रॉम वर्ड दिखाई दे सकता है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, अभी बताऊंगा, बस मेरे फ्लो के साथ चलते रहो। या आपको कभी कभी क्वेश्चन में फ्रॉम दिखाई देगा एक्वायर मेथड में, या कभी कभी क्या दिखाई देगा? ऑफ हिज। ठीक है, अब ये फ्रॉम क्या है लैंग्वेज के अंदर और ये ऑफ हिज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बेटा अभी समझाता हूं। तो 2 मिनट आप मुझे दीजिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक्वायर मेथड है और यहाँ पर मैंने आपके सामने एक तरफ ऑफ हीज रखा है और एक तरफ फ्रॉम हीज रखा है। तो देखो बेटा, होता कुछ नहीं है। अगर ऑफ हीज अगर लैंग्वेज में आपको दिखाई दे रहा है एक्वायर मेथड के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नया पार्टनर है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो स्क्रीन में आपके पास दो ओल्ड पार्टनर्स रखे हैं, मिस्टर ए और बी, और मान लो इनका आपस का रेशो है 3:2। ये एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जिसका शेयर है 1/5, यानी हम नए पार्टनर को जो शेयर दे रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस में आएगा तो कैपिटल वगैरह, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, ये सब हमने बाद में पढ़ना ही है बेटा। बट नया पार्टनर बिजनेस में बेटा फंड लगाता है कैपिटल की फॉर्म में, प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में, इसलिए हम उसे एक शेयर देते हैं जो कि है 1/5। तो नया पार्टनर जो होता है वो यहाँ बोलता है ओल्ड पार्टनर्स को, लाइक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को, कि जो मेरा ये 1/5 शेयर है जो आप मुझे दे रहे हो, मैं अपने 1/5 का शेयर कुछ किससे लूंगा? मिस्टर ए से लूंगा और कुछ मिस्टर बी से लूंगा। और ऑफ कोर्स सी बात है बेटा कि जब ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को एडमिट करेंगे और नए पार्टनर को शेयर देंगे तो मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपना शेयर लूज करना पड़ेगा और किसको देना पड़ेगा? मिस्टर सी को देना पड़ेगा। यानी जो मिस्टर सी है जिसको ये 1/5 दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मिस्टर ए और मिस्टर बी अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर कर, अपने शेयर को लूज कर कर किसको दे रहे हैं? मिस्टर सी को दे रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर मिस्टर सी बोलता है कि जो मैं 1/5 शेयर ले रहा हूँ ए और बी से, वो ले रहा हूं एक डेफिनेट रेशो में, लाइक 1:1। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, 2:3, 3:2, 5:7, 7:3, कुछ भी आ सकता है। मैंने अभी इजीनेस रखने के लिए कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे जो एक्वायर रेशो है वो ले लिया 1:1। दिस इज योर एक्वायर रेशो। ठीक है, तो ये आपका एक्वायर रेशो है, मतलब जिस रेशो में मिस्टर सी अपना शेयर
ले रहा है किससे, मिस्टर ए और मिस्टर बी से। तो यहाँ मिस्टर सी कह रहा है मिस्टर ए को कि मैं अपने 1/5 का, तो जहां बेटा का वर्ड यूज होता है कि अपने हिस्से का कुछ वर्ड ले रहा है, अपने हिस्से का कुछ शेयर ले रहा है, तो वहां वर्ड यूज होता है ऑफ हीज। ठीक है, यानी मिस्टर सी अपने शेयर का कुछ हिस्सा मिस्टर ए से ले रहा है। अच्छा, कितना हिस्सा ले रहा है, देखो ए से ले रहा है 1 टाइम, बी से ले रहा है 1 टाइम, यानी 1:1 के रेशो में। तो यानी मिस्टर सी टू मिस्टर ए कि भाई देखो, मिस्टर सी कहता है कि मेरा शेयर है 1/5, पर मैं मिस्टर ए आपसे ले रहा हूं 1/5 का 1/2, यानी 1/2 तो हाफ ही हुआ, तो मैं आपसे 1/5 का हाफ ले रहा हूं, यानी मैं आपसे ले रहा हूं 1/10। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ हीज कि जहां पर नया पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे मांगता है, मिस्टर ए से, एंड सिमिलरली कुछ हिस्सा किससे मांगता है, मिस्टर बी से। तो यहां पर आप देखो, तो मिस्टर बी से कितना मांग रहा है, मिस्टर सी बोल रहा है, क्योंकि मिस्टर सी ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्वायर मेथड है, तो हम एज्यूम करेंगे कि मिस्टर सी मिस्टर ए और बी से एक्वायर कर रहा है शेयर। तो मिस्टर सी बोल रहा है मिस्टर बी को कि मेरा शेयर है 1/5, बट मैं आपसे भी कितना ले रहा हूं, 1/2, यानी हाफ। ठीक है, क्योंकि वो आधा आधा दोनों से ले रहा है, 1:1 के रेशो में, तो इसलिए 1/5 का हाफ। तो 1/5 का हाफ कितना हो गया, 1/10। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर सी 1:1 के रेशो में ले रहा है अपना शेयर 1/5 किससे, ए और बी से। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि 1/5 का एक्चुअली में 1:1 होता कितना है, यानी आधा आधा होता कितना है। तो 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ निकल कर आया आपका 1/10, जो हम ले रहे हैं किससे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी से। सो दिस इज द केस ऑफ एज, जहां पर नया पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे मांगता है, ए से, कुछ हिस्सा किससे मांगता है, बी से, यानी ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो अपना सारा हिस्सा किसी इंडिविजुअल पार्टनर से मांग ले, मिस्टर ए से ही मांग ले। अगर मिस्टर ए से ही मांग रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पूरा का पूरा 1/5 वो किससे लेगा, मिस्टर ए से लेगा, है ना। अगर मान लो मिस्टर बी से ले रहा है तो सिर्फ सारा का सारा अपना 1/5 हिस्सा किससे लेगा, मिस्टर बी, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा मिस्टर ए से मांग रहा है या मिस्टर बी से मांग रहा है, तो फिर हमें नए पार्टनर का वो हिस्सा निकालना पड़ता है जो वो मिस्टर ए और बी से मांग रहा है। तो यहाँ पर हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है नए पार्टनर के शेयर के साथ वो हिस्सा जो वो मांग रहा है मिस्टर ए से, या वो हिस्सा जो वो मांग रहा है मिस्टर बी से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो ए और बी से ले कितना रहा है। सो दिस इज योर एक्वायर रेशो, बट 1/10 इज योर एक्वायर शेयर। ठीक है, बोलो बात समझ में आया। तो हमें एक्वायर शेयर देखना होता है कि हम एक्चुअली में ए और बी से कितना ले रहे हैं, तो वो हम एक्वायर शेयर देखकर पता करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पे एक टिप भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मिस्टर सी ए और बी से कितना ले रहा है, 1:1। ठीक है, आप रफ में जाइए और 1/2 वो एक से ले रहा है और 1/2 वो बी से ले रहा है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। एलसीएम आएगा 2, 1 + 1 आप करेंगे, क्योंकि एलसीएम 2 है तो 1 + 1 ही हो जाएगा ऊपर, तो ये 2/2 हो जाएगा, और सॉल्व कर कर ये आएगा 1। तो देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, देखो मिस्टर सी का शेयर है 1/5, तो वो 1/5 ही ले सकता है ना मिस्टर ए और मिस्टर बी से, 1 टाइम थोड़ी ले सकता। और आपने मेथड नंबर 1 में देखा था, जो मेरा प्रायर लेक्चर था, 1 जो शेयर होता है वो किसका होता है, फर्म का होता है, और फर्म से बड़ा शेयर किसी का नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मिस्टर सी मिस्टर ए से और मिस्टर बी से पूरा एक ही शेयर ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक शेयर तो पूरा फर्म का ही होता है। तो अगर उसने फर्म का ही शेयर ले लिया ए और बी से, तो फिर ए और बी के पास क्या बच गया, कुछ भी नहीं। तो पार्टनर तो ए भी है, बी भी है और अब सी भी है, तो सबके पास कुछ ना कुछ शेयर तो रहेगा ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सी ए और बी से पूरा 1 टाइम शेयर ले। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि जैसे 1:1 दिखाई दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है, ऑफिस या अभी फ्रॉम भी हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन है लैंग्वेज में, तो आप एक बार एक्वायर रेशो को प्लस कर दो। प्लस करने पे अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो 1 तो ले ही नहीं सकता, तो समझ जाना दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि ये एक्वायर रेशो है, ना कि एक्वायर शेयर। तो आपको एक्वायर शेयर निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई आपको यहाँ पर, हाँ जी सर समझ में आई। तो दिस इज द केस ऑफ हिज। बट अगर आपको फ्रॉम हीज दिखाई देता है, तो फ्रॉम हीज में फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मिस्टर सी कह रहा है कि मेरा शेयर है 1/5, बट
मैं 1/10 ले रहा हूं किससे, मिस्टर ए से, और मैं 1/10 ले रहा हूं किससे, मिस्टर बी से। तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं मिस्टर ए से कितना ले रहा हूं 1/10, मैं मिस्टर बी से कितना ले रहा हूं 1/10। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि मैं अपने शेयर का इतना हिस्सा ए से ले रहा हूं या अपने शेयर का इतना हिस्सा बी से ले रहा हूं। तो फिर वहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि एक्चुअली में नए पार्टनर का शेयर है कितना जो वो मिस्टर ए और मिस्टर बी से ले रहा है। तो वहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। पर यहां पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि यहां पर सीधा डायरेक्ट मिस्टर सी मांग रहा है मिस्टर ए और मिस्टर बी से। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप एक्वायर मेथड पढ़ें तो चेक करें कि आपको लैंग्वेज में ऑफ हीज दिख रहा है कि फ्रॉम हीज दिख रहा है। तो अगर ऑफ हीज है तो पहले यहां पर आपको नए पार्टनर के शेयर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो एक्वायर रेशो जिस एक्वायर रेशो में मिस्टर सी मिस्टर ए से ले रहा है, मिस्टर सी मिस्टर बी से ले रहा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया। ओके, बट अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम में वो डायरेक्ट मांगता है और यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे हमें मिस्टर सी का 1/5 का कोई हिस्सा नहीं निकालना, चेक नहीं करना कि वो ए और बी से कितना ले रहा है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बता रहा है क्या कि वो 1/10 ए और बी से ले रहा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 1/10 आया था, यहाँ डायरेक्ट 1/10। तो समझ में आया मेरी बात कि यहाँ पर वो डायरेक्ट ले रहा है ए और बी से। और देखो क्रॉस चेक करोगे तो यहाँ पर अगर आप 1/10 और 1/10 को आपस में प्लस भी करोगे तो एलसीएम आएगा 10 और 1 + 1 होकर ये 2/10 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये 1/5 आएगा। तो देखो यहाँ तो 1 नहीं आ रहा ना, और यहाँ पर तो कितना आ रहा है, नए पार्टनर के शेयर के बराबर। इसका मतलब यही है कि जो नया पार्टनर सी है वो ए से उतना ही ले रहा है, बी से उतना ही ले रहा है जितना उसका शेयर है। इसका मतलब है ये डायरेक्ट ए और बी से मांग रहा है। तो देखो मैंने आपको ना यहाँ पर एक टोटका भी बता दिया, एक प्रो टिप भी दे दी कि देखो वैसे तो हम लैंग्वेज से समझ जाएंगे ऑफ हिज और फ्रॉम हिज, बट अगर मान लीजिए कि लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉब्लम हो, वैसे लैंग्वेज आप समझ जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ना एक बार एक्वायर रेशो या एक्वायर शेयर प्लस करके देखो। अगर एक्वायर रेशो प्लस करने पे आपका 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 शेयर फर्म का होता है, फर्म का शेयर इंडिविजुअल एक नया पार्टनर नहीं ले सकता, फिर ओल्ड पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सारा तो उसी ने ले लिया। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको नए पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्वायर रेशो को, तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में एक्वायर शेयर है क्या। अब फ्रॉम में अगर आप देखो तो फ्रॉम को अगर आप प्लस करते हो तो फ्रॉम में आपका डायरेक्ट बोलते ना 1 नहीं आता, किसके शेयर के बराबर आता है, फ्रॉम, अगर फ्रॉम में अगर हम एक्वायर शेयर को प्लस करें तो नए पार्टनर के शेयर के बराबर आता है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि फ्रॉम डायरेक्ट लिया जाता है ए और बी से। तो इस पे ज्यादा आप चर्चा ना कर कर, ऑलरेडी मैं बहुत चर्चा कर चुका हूँ, ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन पे लेकर जाता हूँ जहां से मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से मेथड 2 के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ना देखो बेटा, आपके पास ना मैंने दोनों केस रखे हैं एक्वायर के, फ्रॉम और ऑफिस। तो थोड़ा सा ना लैंग्वेज पढ़ने में, आपको समझने में कि क्वेश्चन कैसा आता है, आपको आसानी होगी। तो जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो यहाँ पर बेटा देखो दे रखा है कि ए और बी आपके पास पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू एडमिट न्यू पार्टनर सी इज फॉर 1/5 शेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर आपके पास ए और बी हैं जिनका रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं जिसका शेयर 1/5 है। तो ऑब्वियसली बात है, पता चल गया एडमिशन से हमारा ये पॉइंट पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर सिर्फ इतना ही होता ना बेटा क्वेश्चन में तो ये मेथड नंबर 1 बन जाता, फिर मैं ये मानता कि एक्वायर नहीं है, सरेंडर नहीं है, तो मेथड 1 अप्लाई होगा, सिंपल मेथड। बट आगे लिख दिया विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो यहाँ देखो ना, ऑफ हिज नहीं है, फ्रॉम है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कि डायरेक्ट सी किससे मांग रहा है, ए से, और डायरेक्ट सी किससे मांग रहा है, बी से। तो यहाँ पर ना हमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, ए से 1/10 लेंगे, बी से 1/10 लेंगे और हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम एग्जामिनर को, देखो क्वेश्चन में डिमांड है कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, तो हमने सबसे पहले एग्जामिनर को बता दिया कि दिस इज अवर न्यू रेशो और हम निकालने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने एग्जामिनर को सबसे पहले कोट किया ओल्ड रेशो, ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है 3:2। यहाँ पर हमने बता दिया कि सीज न्यू पार्टनर का शेयर क्या है 1/5
फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ के बाद हम एग्जामिनर को देखो, क्योंकि यहाँ पे मेथड 1 तो नहीं है, ये मेथड 2 है, तो यहाँ पर हम लेट द टोटल शेयर बी 1, फिर रिमेनिंग शेयर वगैरह वगैरह नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एक्वायर शेयर। तो यहाँ पर होगा क्या, हम एग्जामिनर को बताएंगे कि एक्चुअली में जो हमारा सी है वो कितना एक्वायर कर रहा है शेयर फ्रॉम ए से, और सी जो हमारा है वो एक्वायर कितना कर रहा है शेयर फ्रॉम बी से। तो हमें पता है कि फ्रॉम है, सीधा सीधा वो 1/10 ले रहा है, किससे, ए और बी से, तो हमने यहाँ पे 1/10 और 1/10 लिख दिया कि वो डायरेक्ट ए और बी से 1/10 ले। और अगर फिर भी आप मान लो कि बोलते हैं ना कि बिल्कुल ही आपका दिमाग बोलते हैं ना बंद हो गया, माइंड चलना बंद हो गया एग्जाम में, तो आप फ्रॉम नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तो सबको समझ में आ रहा होगा, फ्रॉम ए फ्रॉम बी सबको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी आप रफ में जाके 1/10 प्लस कर सकते हो। एलसीएम लोगे 10 आएगा, 1 + 1 करोगे, सॉल्व करोगे 2/10 आएगा, सॉल्व करके 1/5 आएगा, और ये 1/5 नए पार्टनर के शेयर के बराबर आता है। इसका मतलब है कि सी ए बी से उतना ही ले रहा है जितना उसका शेयर है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, डायरेक्ट मांग रहा है। अब क्योंकि सी ए से कितना ले रहा है 1/10, सी बी से कितना ले रहा है 1/10, तो मैं आराम से यहाँ न्यू रेशो निकाल सकता हूँ। अब न्यू रेशो कैसे किसका निकालूंगा भाई, ए का भी, बी का भी, सी का भी, क्योंकि भाई नए पार्टनर के आने से रेशो चेंज होगा, तो ए बी सी तीनों का निकलेगा। अच्छा, सी का तो मुझे ऑलरेडी पता है, सी का शेयर कितना है बेटा 1/5, तो सी का शेयर मुझे ऑलरेडी 1/5 पता है, पर ए और बी का नहीं पता, क्योंकि ए और बी का हमें खुद निकालना है। तो ए और बी का देखो, हमें न्यू रेशो तो नहीं पता, बट हमें ओल्ड रेशो जरूर पता है। तो बताइए, ए का जो ओल्ड रेशो था, अगर मैं उसे शेयर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 3:2 है, तो ए का शेयर हो जाएगा 3/5, बी का 3:2 में बी का शेयर है 2 टाइम्स, तो हम बी का जब शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे 2/5। तो 3/5 ए का है, 2/5 बी का है, ओल्ड रेशो। बट हम इसमें से माइनस कर देंगे मेरे बच्चे उतना शेयर जितना सी ए से ले रहा है। तो देखो, ए से कितना लिया 1/10, तो जब 1/10 लिया जा रहा है ए से, तो ए का शेयर बढ़ेगा तो है नहीं, कमी होगा, और बी से भी कितना लिया जा रहा है 1/10, तो बी का शेयर भी कमी ही होगा, क्योंकि बी से लिया जा रहा है, तो 1/10 रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो, 3/5 में से माइनस करोगे 1/10, वन सेकेंड एलसीएम लीजिए, 5 के टेबल में 10 2 टाइम आता है, 3 2 जा 6, 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है, 1 1 जा 1। तो एलसीएम लेना तो बेटा सभी को आता है, 6th क्लास से 10th क्लास तक हम लेते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। तो 6 - 1 5/10 हो गया। सिमिलरली 2/5 - 1/10 करोगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4 - 1 यानी 3/10 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो, सबके नीचे ए के डिनोमिनेटर में आ रहा है 10, बी के डिनोमिनेटर में आ रहा है 10, सी के अकेले में कितना आ रहा है 5, तो इसके साथ जाती क्यों करें, तो इसके भी डिनोमिनेटर को हम 10 बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर न्यू रेशो हमारा क्रिएट नहीं हो पाएगा, ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेशो को, न्यू रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोस को क्रिएट करने के लिए हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, तो नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से, क्योंकि बैलेंसिंग रूल एक मैथ्स का बोलते हैं ना कि रूल है, कंसेप्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर आप बैलेंस करवा रहे हो किसी नंबर से, तो आपको न्यूमरेटर में भी फिर उसी अमाउंट से बैलेंस कराना होता है, तो हमने भी ऊपर 2 से बैलेंस करवा दिया, तो 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10। अब सबके नीचे 10 10 हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम रेशो ओपन कर सकते हैं, न्यू रेशो जो क्या है 5:3:2, 5:3:2, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि क्वेश्चन ने बेटा हमको सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बोला था निकालने के लिए, तो हम निकाल के दिखा देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम ओल्ड रेशो लिखते हैं, ए और बी के बीच का ओल्ड रेशो क्या था 3:2, क्वेश्चन में दिया हुआ था। न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में हमने निकाल दिया एबीसी के बीच में एज पर एक्वायर मेथड, जो क्या है 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशो का बेटा हमने फॉर्मूला चिपका दिया एग्जामिनर को कि हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और देखो, सेक्रीफाइसिंग किसका निकलेगा, ए बी का ही निकलेगा, सी का नहीं निकलेगा, क्योंकि सी आ रहा है वो तो गेन करेगा, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकालेंगे, ए और बी का। तो ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है बताओ, ओल्ड रेशो 3/5 2/5, न्यू रेशो क्या है, ए का बताओ 5/10, बी का क्या है 3/10। एलसीएम लेंगे वही 10 10 आ जाएगा, एलसीएम तो सब ले ही सकते हैं बेटा। 6 - 5 करेंगे तो पॉजिटिव का 1/10 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये सेक्रीफाइसिंग रेशो को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है। और अमूमन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ही करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होता है। बट कभी कभी याद रखना मेरी इस बात को, मार्क माई वर्ड, कि कभी कभी हमेशा ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है, मतलब रेयरिस्ट टू द रेयरिस्ट में ऐसा हो सकता है कि
नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को, किसी एक आधे पार्टनर को पुराने पार्टनर में से फायदा भी हो जाए, गेन हो जाए, ऐसा हो सकता है। शायद आगे मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, नहीं भी होगा तो मैं इंसर्ट करवा दूंगा क्वेश्चन, बट आपको दिखाऊंगा जरूर एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, वैसे बहुत कम होता है ऐसा, बट हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ओल्ड पार्टनर को अमूमन सेक्रीफाइस ही होता है, तो यहाँ पे ए को 110 से सेक्रीफाइस हो गया, सिमिलरली बी को भी 110 से सेक्रीफाइस हो गया, क्योंकि इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी पॉजिटिव का 1/10 आ रहा है, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, दोनों पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 1:1। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। पर आप मुझे एक बात बताओ, हमारा एक्वायर शेयर सी ए से कितना ले रहा था, 1/10, सी बी से कितना ले रहा था, 1/10। क्या आपको नहीं लगता मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 1:1? तो ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, जिस दिन मैं एक्वायर शेयर फाइंड आउट कर रहा था उसी दिन मुझे पता था, उसी टाइम मुझे पता था कि अगर मैं ए से कितना ले रहा हूँ, यानी सी ए से कितना ले रहा है 1/10 और बी से कितना ले रहा है 1/10, तो ए और बी को नुकसान 1/10 से ही हो रहा होगा, और क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम है तो रेशो बन गया 1:1। तो मुझे तो पहले से ही पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। तो सर आपने निकालो कि, वही तो बात है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है मुझे निकालने के लिए। अगर वो मुझे ना बोले और फिर भी मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है, तो मैं कभी भी इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करूंगा, मैं कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालूंगा, मैं शॉर्टकट तरीके से ही अप्लाई कर दूंगा कि मेरा एक्वायर शेयर ही 1/10 है। बोलो, 1/10 यानी 1:1 है। बोलो बात समझ में आई? और क्या आपको ये बात क्वेश्चन से भी पता नहीं चल रही थी, बताओ? हम ए से ले रहे हैं 1/10, बी से ले रहे हैं 1/10, तो सिमिलरली हमें पता है कि अगर हम ए और बी से 1/10 ले रहे हैं तो ए बी को उतने से ही नुकसान हो रहा होगा। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ते साथ ही हमें पता होता है कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ठीक है, बट फिर भी हमने यहाँ पर निकाला इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें बोला हुआ था। तो एक बार बताओ कि आप शॉर्टकट लगा सकते हो एग्जाम में, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको उसकी नीड पड़ रही है, क्योंकि आगे हम गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं, तो अगर मान लो क्वेश्चन में बोला नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट फिर भी आपको निकालना है या आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो क्या आप शॉर्टकट लगा सकते हो? हाँ जी सर। सर आपने तो मेथड 1 में भी बता दिया, मेथड 1 में शॉर्टकट क्या है कि ओल्डी रेशियो सेक्रीफाइस होता है, मेथड 2 में एक्वायर शेयर ही क्या होता है, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1:1 आपका क्या बन गया, सेक्रीफाइसिंग। हाँ, कई बच्चे कहते हैं सर 5 + 3 + 2, जब हमने न्यू रेशियो निकाला था तो न्यूमरेटर प्लस करने पे तो ये 10 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ तो अगर हम 1+1 करते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर में या एक्वायर शेयर में, तो ये तो 2 के बराबर आ नहीं रहा है, ओ सर ये 10 के बराबर आ नहीं रहा है सर, 1+1 तो 2 होता है। आई एग्रीड। तो यही बात मैंने आपको बताई थी बेटा कि अगर मान लो 10 क्या है, यहाँ पे 10 फर्म का शेयर है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि 10 टाइम फर्म का शेयर है तो 10 टाइम ही नुकसान हो जाए, कुछ हद तक ही तो नुकसान हो सकता है। इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग शेयर का जो न्यूमरेटर है वो कभी भी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता, आप टोटल करो तो वो कभी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने अपने प्रायर लेक्चर मेथड 1 में भी आपको बताया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और ये बहुत काम में आता है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 दे के रखा हुआ रहता है। अब आप क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर जब रेशो को शेयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 ले लोगे, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसके न्यूमरेटर प्लस करोगे तो ये तो 1+1 करके 2 के बराबर होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग शेयर का न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता। और अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो से शेयर पे जाना है तो मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/5 से, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/5 था, तो ए और बी को अगर ये 1:1 में नुकसान हो रहा है तो पार्टनर के शेयर में हो रहा होगा, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/5 से तो 1/10 आएगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/5 से तो बी का भी 1/10 आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है। इसलिए पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग शेयर का, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग शेयर का न्यूमरेटर कभी भी प्लस करने पे डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितना फर्म का शेयर है उतना ही तुमको नुकसान हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दैट्स वाई। क्या आपको लॉजिक समझ में आए? हाँ सर, लॉजिक समझ।
दूसरा है हमारे पास ऑफिस। ऑफिस में क्या है कि यहाँ पर देखो पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा मांगेगा ए और बी से, डायरेक्ट नहीं मांगेगा ए बी से, अपने शेयर का कुछ हिस्सा मांगेगा। तो लैंग्वेज पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है ए और बी पार्टनर है, वही सेम एग्जांपल दिया है बेटा, रेशो है 3:2। 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने डिसाइड किया कि हम सीज को एडमिट करेंगे फॉर 1/5 शेयर। ये एक्वायर्ड कर रहा है, सी एक्वायर्ड कर रहा है 2/3 ऑफ हीज शेयर। देखो ऑफ हीज हो गया, सबको समझ में आ रहा है, ऑफ हीज शेयर, एंड 1/3 ऑफ हीज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। तो 2/3 ले रहा है ए से, 1/3 ले रहा है बी से, यानी हम इसको 2:1 भी बोल सकते हैं। 2:1 मतलब 2/3 एंड 1/3। अब देखो वो 2/3 अपने शेयर का ऑफ हीज, हीज मतलब ऑफ हीज, किसका शेयर, सी अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे मांग रहा है, ए से, और सी अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे मांग रहा है, बी से। बोलो बात समझ में आई। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको न्यू रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। एज यूजुअल मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि मैं न्यू रेशो निकालने जा रहा हूँ। ओल्ड रेशो मेंशन करूंगा, ए और बी के बीच में 3:2 लिखूंगा। सी न्यू पार्टनर शेयर है मेरा 1/5, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर है 1/5। और यहाँ पर एग्जामिनर को नेक्स्ट पॉइंट पे निकाल कर दिखाऊंगा एक्वायर शेयर। तो यहाँ पे सीज एक्वायर शेयर कर रहा है ए से, सीज एक्वायर शेयर कर रहा है बी से। बट यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, देखो मैंने दोनों को फ्रेम में ले लिया। यहाँ पे तो डायरेक्ट वो 1/10 ले रहा था, बट यहाँ पे वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा ए से ले रहा है, कुछ हिस्सा बी से ले रहा है, जो कि उसने बता रखा था। मैं अपने शेयर का कुछ हिस्सा 2/3 ए से ले रहा हूँ और अपने शेयर का कुछ हिस्सा मैं बी से ले रहा हूँ। तो हमें निकालना पड़ेगा सी का शेयर कितना है 1/5 और वो ए से ले रहा है 2/3। सिमिलरली सी का हिस्सा बी के लिए भी कितना है 150 है, और वो 1/5 का 1/3 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन में हमें बता रखा था, तो हमने निकाला। तो 1/5 का 2/3, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, 1 1 जा 1 एंड 5 3 जा 15। यह आपका निकला क्या, एक्वायर्ड शेयर। ये आपका एक्वायर्ड शेयर है, ये लिया जा रहा है, बोलते हैं ना कि ए और बी से। 2/3 तो और 1/3 तो एक अनुपात है, एक रेशो है, जिस रेशो में वो अपना शेयर सी ले रहा है किससे, ए और बी से। तो यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लाई कराना पड़ा, जबकि फ्रॉम में हमें ऐसा नहीं करना होता। तो यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस रखा और अपनी बातों को 2 से लेके 3 बार तक रिपीट किया। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, समझ में जरूर आएगा। न्यू रेशो फिर हम निकालेंगे बेटा किसके बीच में, ए बी सी के बीच में। और एज यूजुअल मुझे सी का शेयर तो पता ही है 1/5, तो मैं सी के पाले में लिख दूंगा 1/5। पर मुझे ए और बी का न्यू रेशो नहीं पता, तो मुझे इतना जरूर पता है कि ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वो क्या है, 3:2। तो मैंने यहाँ पे शेयर की फॉर्म में लिख दिया 3/5 2/5। और मुझे पता है कि ए कितना दे रहा है सी को 2/15, और बी की तरफ से कितना जा रहा है 1/15, है ना। यानी सी ए से ले रहा है 2/15, सी बी से ले रहा है 1/15। तो 2/15 और 1/15 ए और बी के शेयर से कम हो जाएगा, लूज हो जाएगा, क्योंकि सी ए से मांग रहा है, बी से मांग रहा है, तो ए और बी का शेयर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 3/5 का माइनस करेंगे 2/15, एलसीएम लेंगे 15, 5 के टेबल में 15 3 टाइम, 3 3 जा 9, 15 के टेबल में 15 1 टाइम, 1 2 जा 2। तो देखो एलसीएम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा बेटा एलसीएम की, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इतना सबको पता है, फिर भी देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अगर देख रहे हो तो समझ जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो 9 - 2 करोगे तो 7/15। सिमिलरली इसका भी एलसीएम 15 आया, इसको सॉल्व करो तो 6 - 1, तो ये आया 5/15। अब सबके नीचे 15 है, इसके नीचे अकेले के नीचे 5 है, सी इसके नीचे। तो इसको अगर 15 बनाना है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और बैलेंसिंग रूल लगाते हुए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये 3/15 हो जाएगा। अब क्योंकि सबके नीचे 15 आ गया, तो मेरा जो रेशो है, न्यू रेशो, अब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ए बी सी का रेशो आया 7:5:3, 7:5:3। मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला, एज यूजुअल ओल्ड रेशो लिख दिया, न्यू रेशो 7:5:3, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिख दिया। ए और बी का चेक कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी को ही अमूमन सेक्रीफाइस होगा, सी तो हमेशा गेन ही करेगा, इसलिए ए और बी का सेक्रीफाइस हमने निकाला रेशो। ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है, न्यू रेशो भी हमें दिया हुआ है, हमने शेयर के फॉर्म में लिखा। फिर एलसीएम निकाला, तो हमें पता चला अल्टीमेटली कि ए का पॉजिटिव आ रहा है 2/15, यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी का कितना आया 1/15, यानी बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है।
बोलो बात समझ में आई। अब क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो ओपन कर देंगे, यानी 2:1। बोलो क्लियर हुई इतनी बात। पर क्या आपको नहीं पता लग रहा है कि जो आपका एक्वायर शेयर है 2/15, 1/15, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो बनेगा, क्योंकि ए जितना लूज कर रहा है, बी जितना लूज कर रहा है, यानी सी जितना मांग रहा है ए और बी से, उतना ही ए और बी को नुकसान हो रहा होगा। तो 2/15, 1/15 का अगर हम रेशो बनाए तो 2:1 ही बनेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2:1 बनेगा, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो वही बात है कि हमें शॉर्टकट में भी पता है कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, बट स्टिल निकाला इसलिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछ रखा था। और क्या ये क्वेश्चन में भी देख के नहीं लग रहा है 2/3, 1/3, वो एक से 2/3 लिख रहा है, एक से 1/3, तो जिस अनुपात में ले रहा है वही कहीं ना कहीं नुकसान देगा ए और बी को। तो हमें क्वेश्चन से भी पता था कि 2/3 एंड 1/3 यानी 2:1 हमारा क्या है इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओ माय गॉड, तो सर ये था इसका कंसेप्ट। हाँ बेटा हाँ, यही इसका कंसेप्ट था। तो मुझे लगता है कि एक्वायर शेयर के अंदर आपको फ्रॉम और ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा अगर बोलते हैं ना कि मैं तो यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत आती है तो आप दिल खोल कर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए। मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास बेटा बोलते हैं ना कि मेथड नंबर 2 था। आप मेथड 3 पे हम प्रोसीड करेंगे, बट मैं आपको एज यूजुअल होमवर्क दूंगा, तो आप होमवर्क करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्वायर से बिलोंग करता है, ये आपको करके लेकर आना है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो कहीं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, वीडियो पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो रवि और मुकेश का जो शेयर है देखो 7:3 है। अशोक एडमिट हुआ है बिजनेस में 3/7 के लिए, विच ही टेक्स। तो देखना कभी कभी एक्वायर के लिए टेक शब्द भी लिखा रहता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको प्रायर लेक्चर में कि एक्वायर की जगह टेक, और सरेंडर वर्ड जो मेथड थर्ड हम पढ़ेंगे, सरेंडर की जगह कभी गिव वर्ड भी लिखा रहता है। तो यहाँ टेक लिखा है मतलब ये एक्वायर है। तो अशोक 2/7 ले रहा है फ्रॉम रवि एंड 1/7 ले रहा है फ्रॉम मुकेश। तो यहाँ ऑफ हीज है कि फ्रॉम है? सर फ्रॉम है, मतलब से, मतलब डायरेक्ट मांग रहा है किससे? रवि एंड मुकेश से। तो यहाँ पर आपको 3/7 का कुछ हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट रवि एंड मुकेश से ले रहा है, ठीक है। न्यू रेशो निकालना है, मुझे लगता है आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको करना है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर भी एक्वायर है 1/24 फ्रॉम ए से, 1/8 फ्रॉम बी से, तो डायरेक्ट ले रहा है किससे? ए और बी से, तो आप आराम से निकाल सकते हो, फ्रॉम से पूछा गया है। फिर यहाँ पर एक्स और वाई हैं, फिर वही रेशो इनका 3:2 दिया है। जेड को एडमिट करा है 1/4 के लिए। जेड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशो ऑफ। तो देखो यहाँ ऑफ है, ठीक है, ऑफ। तो ऑफ का मतलब है अपने शेयर का, जेड अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे ले रहा है? एक्स से, कुछ हिस्सा वाई से। तो एक्स से कितना ले रहा है? 2/3, यानी 2:1 को शेयर के फॉर्म में लिखोगे तो 2/3, और वाई से कितना ले रहा है? 1/3। अब देखो 2/3 और 1/3 को प्लस कर दो एक बार रफ में जाके, तो 3, 2 + 1, 3/3, सॉल्व करोगे 1। भाई ऐसा कैसा पॉसिबल है कि जेड 1 ले ले? इसका मतलब है 1 तो फर्म का शेयर होता है, इसका मतलब है यहाँ कुछ तो दिक्कत है। इसका मतलब है ये फ्रॉम नहीं है, ऑफ हीज है, और यहाँ पे ऑफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आता है। तो यहाँ पर आपको पहले 1/4 का आपको 2/3 निकालना है, क्योंकि सी मतलब सॉरी जेड अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे ले रहा है? एक्स से, और जेड अपने शेयर का कुछ हिस्सा किससे ले रहा है? वाई से, यानी 1/4 का 1/3। तो मुझे लगता है कि आप मल्टीप्लाई कर कर एक्वायर शेयर निकाल सकते हो, एंड देन फिर न्यू रेशो भी निकाल सकते हो। इजी है, करना घर में, डेफिनेटली सी बातें हो जाएगा। फिफ्थ तो सरेंडर से रिलेट करता है, सिक्स्थ भी सरेंडर से रिलेट करता है, सेवन्थ भी सरेंडर से रिलेट करता है, एट्थ आपको मेथड 1 में मैंने दे दिया था, नाइन्थ भी मैंने आपको मेथड नंबर 1 में दे दिया था। दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चंस ना आप वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो इसको, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमानदारी रखो। देखो ऑनलाइन वीडियोस में हमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है बेटा, ईमानदारी की जरूरत होती है।
आप देखो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में या ट्यूशंस में जाकर नहीं पढ़ रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो मेरे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप डिसिप्लिन के साथ, बोलते हैं ना कि लेक्चर्स को देखें, घर में जाके जो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस करो तो करो। अगर आप स्किप करोगे तो देखो मैंने जितना पढ़ा दिया उससे भी काम चल जाएगा, बट सोचो एक इनर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, तो वो तभी आएगा जब बोलते हैं ना कि आप अपना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखर कर आओगे। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सरेंडर। ठीक है, तो देखो सरेंडर में भी ना मेरे बच्चे, सरेंडर मेथड में भी हमारे पास दो केस होते हैं, फ्रॉम एंड ऑफिस। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होता है, बस यहाँ पे चेंज क्या है कि न्यू पार्टनर नहीं मांग रहा ओल्ड पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर स्वतः खुद ही किसको दे रहे हैं, ए और सॉरी सी को, यानी नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो जब ओल्ड पार्टनर ए और बी, लेट बी सपोज मेरे लिए ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन में कोई भी हो सकते हैं, तो ए और बी अगर खुद से बोलते हैं ना कि रेशो ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, नए पार्टनर को, तो उसको हम सरेंडर का केस बोलते हैं। और सरेंडर के अंदर भी फ्रॉम हो सकता है और ऑफ हिज हो सकता है। वही फ्रॉम का मतलब है, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, ये सरेंडर मेथड है, एक तरफ ऑफ हिज है और एक तरफ फ्रॉम हीज है। ठीक है, तो ऑफिस में क्या होता है कि मिस्टर ए दे रहे हैं, देखो एक्वायर में हमारा जो एरो होता है वो ए और बी की तरफ होता है, क्योंकि नया पार्टनर मांगता है ए और बी से। पर यहाँ पे आप देखो एरो किसकी तरफ है, सी की तरफ, यानी ए और बी खुद दे रहे हैं सी को। तो जब ए और बी खुद दे रहे हैं सी को, तो वो अगर एक डेफिनेट रेशो में दे, ठीक है ना, एक डेफिनेट रेशो में दें, तो हम फिर कहते हैं कि ये कौन सा शेयर है, सरेंडर शेयर है। लाइक अगर मिस्टर ए कह रहा है कि मेरा शेयर है 3/5, है ना, देखो अगर इनका ओल्ड रेशो देखोगे तो ओल्ड रेशो 3:2 है, यानी अगर शेयर में देखोगे तो ए का शेयर है 3/5 और बी का है 2/5। तो ए कह रहा है कि मैं 3/5 का सी को कितना दूंगा, 2/3। 2:1 मतलब ये सरेंडर शेयर, सरेंडर रेशो है। क्या है ये, सरेंडर रेशो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा सरेंडर, सरेंडर रेशो। ठीक है, तो सरेंडर रेशो किस फ्रैक्शन, किस अनुपात में हो रहा है, 2/3 1/3, यानी ए कितना सरेंडर कर रहा है, 2/3, यानी ए सेज टू सी कि मेरा शेयर 3/5 है, मेरा शेयर 3/5 है, तो मैं आपको अपने शेयर का 2/3 दूंगा, अपने शेयर में से मैं आपको कितना दूंगा, 2/3 दूंगा। तो आपको जब 3/5 का 2/3 निकालना है, यानी ओल्ड पार्टनर के शेयर का कुछ हिस्सा निकालना है, का कुछ हिस्सा, तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक्वायर में ऑफिस था तो सरेंडर में भी ऑफिस है, बट वहां पर आप नए पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स देते हैं अपने शेयर का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को। तो अगर मिस्टर ए का अपना शेयर था 3/5, तो वो 3/5 का 2/3 सरेंडर कर रहा है किसको, सी को, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 3/5 का 2/3 कितना होगा, 3×2 = 6 एंड 5×3 = 15, यानी एक्चुअली में ए कितना सरेंडर कर रहा है, 6/15। सर आपको नहीं लगता ए कुछ ज्यादा ही सरेंडर कर रहा है, ये तो 6/15 आया और उसका शेयर तो 3/5 है। बेटा देखो फ्रैक्शन में कंसेप्ट होता है, फ्रैक्शन जितना छोटा होता है ना वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जितने बड़े फ्रैक्शंस होते हैं वो उतने छोटे होते हैं। जैसे 6/15 को आप सॉल्व करोगे और 3/5 को सॉल्व करोगे, तो 3/5 की वैल्यू बड़ी आएगी और 6/15 की वैल्यू छोटी आएगी। तो डेफिनेटली सी बात है, जब आप 3/5 का 2/3 निकालोगे, तो 2/3 कभी भी 3/5 से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा 3/5 से छोटा ही होगा। तो किसी बच्चे का अगर ये डाउट था तो मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मिस्टर ए फाइनली कितना दे रहा है बेटा, मिस्टर सी को 6/15, और मिस्टर बी भी बोलेगा मेरा शेयर कितना है, 2/5, तो मैं अपने शेयर का 2/5 का मैं अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा हूं, कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा हूं, 1/3। तो हमें ना ओल्ड पार्टनर मिस्टर बी के शेयर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3, तब जाकर हमें पता चलेगा कि मिस्टर बी एक्चुअली में अपने शेयर का कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है मिस्टर सी को, जो कि आया 2/15। बोलो क्लियर हो गई ये बात,
हाँ जी सर, क्लियर हो गई। तो मुझे बताओ मिस्टर ए कितना सरेंडर कर रहा है 6/15 और मिस्टर बी कितना सरेंडर कर रहा है 2/15। तो दैट इज नोन एज योर सरेंडर शेयर। ये आपके सरेंडर शेयर है एंड ये आपका सरेंडर रेशो। तो सरेंडर रेशो कभी भी सरेंडर शेयर नहीं होता। हम जब ये देखते हैं कि ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, तो उसके लिए हमें सरेंडर शेयर चाहिए। बोलो बात समझ में आई? तो अगर सरेंडर रेशो है तो उसको मल्टीप्लाई कराओ ओल्ड पार्टनर के शेयर के साथ, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स दे रहे हैं, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका सरेंडर शेयर क्या है। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा, है ना? अब देखो, अगर आप यहाँ पर भी अगर डाउट अगर आपके हैं तो आप बोलते ना कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो वहां पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई डाउट होगा यहाँ पे तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम हीज में। अब फ्रॉम हीज में क्या है? फ्रॉम हीज में डायरेक्ट डायरेक्ट ए और बी किसको दे रहे हैं? डायरेक्ट ए और बी किसको दे रहे हैं? सी को। ठीक है, ये नहीं कह रहे कि हम अपने हिस्से का कुछ हिस्सा किसको दे रहे हैं? सी को। तो ऐसे में हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे हमने ऑफिस में मल्टीप्लाई करा था, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए डायरेक्ट दे रहे हैं मिस्टर सी को, मिस्टर बी डायरेक्ट दे रहे हैं मिस्टर सी को, बी सी को डायरेक्ट दे रहे हैं, ए सी को डायरेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब 1/10 सीधा अपने हिस्से से दे रहे हैं, हिस्से से, हिस्से का नहीं, हिस्से का होता है तो ऑफिस हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर के शेयर से। जब अपने हिस्से से निकाल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको एक्वायर शेयर दे रखा है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस मिस्टर ए से ट्रांसफर कर देना है मिस्टर सी को, मिस्टर बी से ट्रांसफर कर देना है सीधा शेयर किसको? मिस्टर सी को। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? यस। अब आप देखेंगे कि बेटा चाहे आप सरेंडर मेथड का ऑफ हीज वाला केस पकड़ो या फ्रॉम हीज वाला केस पकड़ो, यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता। मैंने तो दिया है बट यहाँ गिवन नहीं होता। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो अमूमन सरेंडर मेथड्स में नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना ए देगा सी को, जितना बी देगा सी को, वो प्लस हो जाएगा और वो अल्टीमेटली शेयर बन जाएगा सी का, है ना? तो अगर हमें नए पार्टनर का शेयर नहीं भी गिवन है क्वेश्चन में, तो जितना ओल्ड पार्टनर्स दे रहे होंगे नए पार्टनर को, वही नए पार्टनर का शेयर बन जाएगा। अब ज्यादा बोलते हैं ना कि टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम इनको समझ चुके हैं, तो अब इस पे ज्यादा बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब सीधा हम क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं कि सरेंडर मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे एक तरफ फ्रॉमिस दिया है, एक तरफ ऑफिस दिया है। तो चलो फ्रॉमिस का क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से तो कर सकते हैं। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 है मेरे बच्चे। 1 अप्रैल 2021 को हमने एडमिट किया है सी को। अब देखो, एडमिट किया है सी को पर सी का शेयर नहीं दिया। जैसे आप देखो एक्वायर में मैं सी का शेयर दे के रखता हूँ, है ना? और अगर सिंपल मेथड भी देखो तो हम नए पार्टनर का शेयर मेंशन करके रखते हैं क्वेश्चन में, बट यहाँ पर तो है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? तो घबराने वाली बात थोड़ी है, जो ए और बी जो ट्रांसफर करेंगे सी को, वही सी का शेयर बन जाएगा, कोई टेंशन थोड़ी है। तो ए और बी देखो सरेंडर कर रहे हैं फ्रॉम हीज का मतलब से, अपने शेयर से सीधा सरेंडर कर रहे हैं शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब डायरेक्ट दे रहे हैं ए और बी किसको? सी को। 1/10 ठीक है। तो कैलकुलेट करो न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ऑब्वियसली बात है न्यू रेशो मैं यहाँ निकालूंगा, एग्जामिनर को बताऊंगा ओल्ड रेशो ए और बी के बीच में क्या है 3:2। न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है एज अ जो सी है। अब हम यहाँ पे शेयर तो लिख नहीं सकते, तो एग्जामिनर को बता दिया न्यू पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? सी। फिर सरेंडर शेयर लिख दिया। तो लिख रहे हैं लैंग्वेज क्या, देखो जैसे एक्वायर में लैंग्वेज क्या थी कि सी इज एक्वायर शेयर फ्रॉम ए, सी इज एक्वायर शेयर फ्रॉम बी। यहाँ पे लैंग्वेज क्या है कि ए सरेंडर शेयर इन फेवर ऑफ सी, क्योंकि ए सरेंडर कर रहा है ना। बी सरेंडर शेयर इन फेवर ऑफ सी, ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं किसके फेवर में? सी के फेवर में। कितना? 1/10 डायरेक्ट दे रहे हैं, अपने शेयर से दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपने सरेंडर शेयर को यहाँ पर अपना बोलते हैं ना कि वो शेयर मान लेंगे जो ए और बी दे रहे हैं सी को। फिर मैं न्यू रेशो निकालूंगा ए बी सी के बीच में। अब एक बार बताओ, ए कितना सरेंडर कर रहा है? 1/10 और बी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/10। तो सी को 1/10 मिल जाएगा। वो लोग मानते हो बात को? और सी का हमें देखो न्यू रेशो शेयर पता चल गया, एलसीएम लेंगे 10 और 1+1, ये एलसीएम को आपको पता सॉल्व करने पे 1+1 आ जाएगा, तो ये 2/10 होगा। तो हमें पता है इसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम नहीं भी दो कोई बात नहीं, जितना सरेंडर करेंगे उतना ही सी का वो नया शेयर बन जाएगा। अच्छा, ए और बी का ना हमें नया शेयर नहीं पता बेटा,
पर हमें ना ए और बी का ना ओल्ड रेशो जरूर पता है। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है 3/5, बी का क्या है 2/5। अब बताओ ए अपनी तरफ से कितना दे रहा है 1/10, तो ए का शेयर कम हो जाएगा। बी अपनी तरफ से कितना दे रहा है 1/10, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, वही 10/10 दोनों का एलसीएम आएगा। 6 - 1 इसको करेंगे सॉल्व तो 5/10, 4 - 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 3/10। डोंट आस्क मी कि ये कैसे आया है, एलसीएम लेना सबको आता है। चलो एक का करके बताता हूँ दोबारा से, बाकी मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे ये, ठीक है। 5 के टेबल में 10 कितना टाइम्स आता है बताओ, 2, 2 3 जा 6। 10 के टेबल में 10 1 टाइम, 1 1 जा 1, इस तरीके से आता है, ठीक है। वैसे ही मैंने इसको भी सॉल्व करा होगा। तो 6 - 1 5/10, 4 - 1 3/10। अब सबके नीचे 10 10 10 आ गया तो रेशो ओपन हो जाएगा। न्यू रेशो निकल कर आएगा आपका 5:3:2। बोलो क्लियर हो गया। हाँ जी सर, क्योंकि फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही आपके न्यू रेशो रहेंगे। हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। प्रेजेंटेशन आपको पता है, सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखेंगे, फिर न्यू रेशो लिखेंगे। ओल्ड रेशो आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा था 3:2। न्यू रेशो आपने अभी अभी निकाल दिया 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका निकला, जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए और बी का आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे तो बताओ ए का ओल्ड रेशो क्या है 3:2, यानी ए का शेयर बनेगा 3/5, बी का बनेगा ओल्ड शेयर 2/5। न्यू रेशो क्या है 5/5:3:2, यानी ए का न्यू रेशो क्या है 5/10, बी का क्या है 3/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 10 10 एलसीएम आएगा। 6 - 1 4 - 3 सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 1/10 पॉजिटिव का आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमूमन मैंने बार बार बोला है कि नए पार्टनर के आने से मैक्सिमम टाइम ओल्ड पार्टनर्स को ही क्या होता है नुकसान। तो ओल्ड पार्टनर्स का रेशो सेक्रीफाइसिंग आना तय था, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 बना, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो 1:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गया। अब एक बात बताओ, आप जितना सरेंडर कर रहे हो 1/10 है ना, सरेंडर कर रहे हो 1/10, तो मुझे बताओ जितना सरेंडर कर रहे हैं ए और बी, उतना ही तो नुकसान होगा ना ए और बी को। तो 10 10 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1:1 वैसे ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल रहा था। तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, पर ये करा इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे बोला हुआ था, ये क्वेश्चन की डिमांड थी। अब क्वेश्चन के सामने मैं अपनी नहीं चला सकता, क्वेश्चन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमें उसकी बात माननी है, तो वो जो बोलेगा हमें करना पड़ेगा, इवन दो हमें पता है कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होने वाला है, बट फिर भी हम उसे निकाल के दिखाएंगे अगर क्वेश्चन में उसने पूछा है, ठीक है। नहीं पूछा बट फिर भी उसकी जरूरत पड़ रही है, तब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का शॉर्टकट मार सकते हैं। ओके, चलो सर समझ में आ गया। नेक्स्ट है लास्ट, ऑफिस। ऑफिस में मेरे बच्चे देखो, एग्जाम्पल नंबर वही है आपका 1 यहाँ पर रखा हुआ मैंने। ए और बी आपके पास पार्टनर है, रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 2021 को आप सी को एडमिट कर रहे हो, और अगेन यहाँ पे सी का शेयर नहीं दिया हुआ, टेंशन नहीं, जितना ए और बी देंगे सरेंडर करेंगे वही सी का शेयर बनेगा। और ए और बी सरेंडर कर रहे हैं अपना शेयर किसके फेवर में, सी के शेयर में, सी के फेवर में, जो कि 2:1 में कर रहे हैं। देखो 2:1 में फेवर ऑफ, ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है अपने शेयर का। कौन सरेंडर कर रहे हैं, ए बी। और देखो यहाँ पे भी लिखा है ऑफिस, तो ऑफिस यानी अपने शेयर का कुछ हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं सी को 2:1। तो 2:1 यानी 2/3 1/3। तो ये हमारा सरेंडर शेयर नहीं है, ये एक अनुपात है जिसमें सरेंडर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए का ओल्ड रेशो लेना है 3/5 और उसमें मल्टीप्लाई करना है 2/3। बी का ओल्ड रेशो लेना है 2/5, उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/3। तब जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में ए और बी कितना सरेंडर कर रहे हैं सी को। तो यहाँ पे वही बात है, उसने कहा कि न्यू रेशो निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालो। हमने कहा ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ओल्ड रेशो दिया है 3:2, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है सी। अब इसके बाद हम निकालेंगे सरेंडर शेयर। तो हम लिखेंगे लैंग्वेज में, ए सरेंडर कर रहा है शेयर इन फेवर ऑफ सी, बी सरेंडर कर रहा है शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, तो ए सेज कि मेरा शेयर कितना है, ओल्ड ओल्ड शेयर कितना है 3/5। अगर 3:2 है ओल्ड रेशो, तो शेयर की फॉर्म में 3/5 2/5 हो जाएगा ए और बी का शेयर। तो ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर का कुछ हिस्सा, कुछ अनुपात किसको दे रहा हूं, सी को दे रहा हूं, यानी 3/5 का 2/3। बोलो समझ में आया। 2:1 है तो 2/3 1/3 होगा। तो सी, ए सेज टू सी कि मेरा शेयर 3/5 है, तो मैं अपने शेयर का 2/3 किसको दूंगा, आपको दूंगा, यानी सी को दूंगा। तो 3/5 का 2/3 6/15। और बी कह रहा है मैं अपने शेयर का 2/5 का 1/3
किसको दे रहा हूँ, सी को दे रहा हूँ। तो अगर आप निकालोगे 2 1 जा 2 एंड 5 3 जा 15, तो यहाँ पे ए ने एक्चुअली में कितना सरेंडर किया है 6/15 और बी ने कितना सरेंडर किया है 2/15। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब यहाँ पे अगर हम न्यू रेशो निकालते हैं तो न्यू रेशो हमारा ए बी सी का निकलेगा। अच्छा बताओ सी को कितना मिल रहा है, ए कितना दे रहा है 6/15, बी कितना दे रहा है 2/15, तो सी के पाले में जाकर ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सी को तो मिल रहा है। तो 6/15 2/15, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको शेयर देना होगा, तो ये शेयर देखो ऐसे मिल रहा है। तो हम एलसीएम लेंगे तो देखो कॉमन हो जाएगा एलसीएम में 15, 6 + 2 सेम हो जाएगा क्योंकि 15 के टेबल में 15 वन टाइम ही जाता है, 1 6 जा 6 1 2 जा 2, तो 6 + 2 ही आएगा ये। तो ये हो गया 8/15। तो देखो हमें सी का न्यू शेयर पता चल गया। बट अगर बात करें ए और बी का, तो हमें ना ए और बी का ना ओल्ड रेशो नहीं पता, ओ सॉरी न्यू रेशो नहीं पता, बट हमें इनका ओल्ड रेशो जरूर पता है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या है ए का मेरे बच्चे 3/5 2/5, यानी शेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रेशो को 3:2 को, तो 3/5 और 2/5 बनेगा। तो ये हमें पता है, तो ये हमने लिख दिया। अब बताइए ए कितना दे रहा है अपनी तरफ से 6/15, तो ये ए के पाले से यानी ए के हिस्से से माइनस हो जाएगा। बी कितना दे रहा है 2/15, तो बी के हिस्से से कितना माइनस हो जाएगा 2/15। तो एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 एलसीएम लिया। 5 के टेबल में 15 3 टाइम, 3 3 जा 9, 15 के टेबल में 15 वन टाइम, 1 6 जा 6, 9 - 6 3/15। सिमिलरली इसका भी एलसीएम लिया तो ये आया 6 - 2, तो ये आ गया 4/15। लास्ट वाले का तो हम सी का तो हम पहले निकाल चुके थे 8/15। तो सबके नीचे 15 15 हो गया, तो हम न्यू रेशो ओपन कर सकते हैं। 3 + 4 + 8 क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 3 + 4 क्या होता है 7, 7 + 8 होता है 15, 15 बराबर 15, मतलब आपका न्यू रेशो एकदम चंगा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका न्यू रेशो पता चल चुका है, तो अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हैं बेटा। ओल्ड रेशो आपको पता है 3:2, न्यू रेशो आपने अभी अभी निकाला है बेटा 3:4:8, तो वो लिख दिया आपने, कोट कर दिया एग्जामिनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और आपने ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो क्या है 3/5 2/5, और ए का न्यू शेयर क्या है 3/15, बी का क्या है 4/15। एलसीएम लिया 15 ही आएगा, और सॉल्व करोगे तो ये 9 - 3 यानी पॉजिटिव का 6/15, मतलब ये परसेंट सैक्रिफाइसिंग रेशो को सपोर्ट कर रहा है। अगर नेगेटिव आ जाता गलती से तो इसका मतलब है कि ये पर्सन क्या कर रहा है फिर गेन कर, जो कि बहुत रेयर होता है, बट यस पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट रेयर होता है। ओल्ड पार्टनर हमेशा क्या करते हैं वैसे सेक्रीफाइस ही करते हैं। बी का देखा जाए तो बी का कितना आ रहा है 6 - 4/15 यानी 2/15, इसका मतलब है बी का भी पॉजिटिव आ रहा है शेयर, इसका मतलब है बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो यहाँ से हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशो बना सकते हैं जो कि 6:2, और क्योंकि 6:2 2 के टेबल से और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो फाइनल सेक्रीफाइसिंग रेशो बना 3:1। और आप मुझे बताओ ए कितना सरेंडर कर रहा था सी को 6/15, बी कितना सरेंडर कर रहा था 2/15, तो दोनों के एलसीएम सेम, दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे। तो वैसे भी हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी एक्वायर रेशो था वो 6:2 आ रहा था, यानी यहाँ पे जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 6:2 है। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो आपको उसी दिन पता चल गया था जिस दिन आप अपना सरेंडर क्या कर रहे थे, शेयर सरेंडर कर रहे थे, यानी जिस दिन आपने जिस टाइम पे आपने सरेंडर शेयर निकाला उसी टाइम पे आपको पता था कि आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होने वाला है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमें पहले से ही शॉर्टकट्स तरीके से पता रहता है कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो एज पर शॉर्टकट की बात करूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो एज पर मेथड 1 ऑफ न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो ही क्या था हमारा सेक्रीफाइस। एज पर मेथड 2 जो हमारा एक्वायर शेयर होता है, जितना हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर करता है नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से, तो वो क्या होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सरेंडर के केस में जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में, उतना वो सेक्रीफाइस होता है। तो डिटेल में आप तभी निकालना बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हो, अदरवाइज आप इसमें स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। आजकल के तो बेटा डिवाइसेस मोबाइल फोन से स्मार्ट हो चुके हैं, आप तो एक ह्यूमन बींग हो, आपको भी स्मार्ट होना चाहिए, तो आप भी स्मार्ट करो। देखो हार्ड वर्क तो है, पर हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क जुड़ जाए ना तो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। और इसी के साथ हमारा सरेंडर शेयर मेथड भी होता है खत्म। बट मैं अगेन आपको कुछ होमवर्क्स दूंगा, तो आपको वो होमवर्क्स करके लेकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है।
तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई आपके पास पार्टनर है, रेशो 3:2 है। ये एडमिट कर रहे हैं पी और क्यू को। देखो दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और एक्स सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ ही शेयर, अपने शेयर का, किसको, पी को। और वाई सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, किसको, क्यू को। तो जब आप यहाँ पे सरेंडर शेयर निकालोगे तो यहाँ ऑफ हीज है, इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर अपने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन बोलते हैं ना कि सरेंडर शेयर को, तब जाकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना सरेंडर हो रहा है। तो देखो एक्स किसको सरेंडर कर रहा है, देखो जब आप सरेंडर शेयर निकालोगे तो एक्स सरेंडर कर रहा है किसको, पी को, और वाई कह रहा है कि मैं किसको सरेंडर कर दूंगा, क्यू को। तो एक्स सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ पी। अब बताओ एक्स का शेयर कितना था, 3/5। तो एक्स विल से कि मैं अपने शेयर का कितना शेयर सरेंडर कर रहा हूं, पी को 1/3। तो हमने 3/5 का 1/3 निकाला जो कि 3/15 आया। और वाई का कितना आया, वाई कितना सरेंडर कर रहा है क्यू को, वाई कह रहा है मेरा शेयर कितना था 2/5, बट मैं अपने शेयर का कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा हूँ, क्यू को 1/4। तो 2/5 का 1/4 यानी 2/15। तो एक सरेंडर कर रहा है 3/15, एक सरेंडर कर रहा है 2/15। ये है आपका एक्चुअली में वो सरेंडर शेयर जो सरेंडर किया गया। फिर देखो पी और क्यू का तो हमें ऑलरेडी पता है, न्यू शेयर, क्योंकि पी को कितना मिल रहा है 3/15, क्यू को कितना मिल रहा है 2/20। पर हमें एक्स और वाई का नहीं पता, बट हमें एक्स और वाई का ओल्ड रेशो पता है 3/5 2/5। अब बताइए एक्स कितना दे रहा है 3/15, वाई कितना दे रहा है 2/20। तो इनके शेयर से माइनस होगा, एलसीएम उलसीएम आप ले सकते हो। एक्स का आया 6/15, वाई का आया फाइनल 6/20, पी का आया 3/15, क्यू का आया 2/20। अब आप देखो किसी के डिनोमिनेटर में 15 है, किसी के डिनोमिनेटर में 20 है, किसी का 15, किसी का 20। तो आप देखो 15 20 नहीं बन सकता, 20 15 ही हो सकता, 15 नहीं हो सकता। तो आपको ना कोई ऐसा कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जहां पर 15 और 20 उस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए। तो 15 और 20 के बीच में एक ऐसा नंबर आता है जो दोनों के टेबल में जा सकता है, जो कि है 60। तो क्योंकि 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा 60, इसलिए हम यहाँ पर हर किसी के डिनोमिनेटर को 60 के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो 15 को अगर 60 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, 20 को अगर 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, वही 15 को 60 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई, 20 को 60 करना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो एक का 24/60, एक का 18/60, एक का 12/60, एक का 16/60 आएगा। एलसीएम लोगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यहाँ से आप रेशियो बना सकते हो 24:18:12:6। और सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि ये 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा एंड 6 4 जा। तो और सिंप्लीफाई कर दिया तो रेशो बन गया 4:3:2। जब आपको न्यू रेशो पता चल चुका है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हो। पर सर यहाँ पर तो न्यू रेशो ही बोला था। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस में अगर आप सेवा भक्ति करोगे भी तो कोई बोलते ना कि यहाँ पर बोलते ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एग्जाम में होते हम तो हम सिर्फ क्या निकालते, न्यू रेशो ही निकालते, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा नहीं है। बट फिर भी प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो। तो देखो मैंने पूरा ही बता दिया, पर घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ दो पार्टनर एडमिट हो रहे थे और एक्स पी को दे रहा है, वाई क्यू को दे रहा है, तो इसको कर लेना, ठीक है। फिफ्थ सिक्स में भी आर और एस दो पार्टनर है, रेशो 5:3 है। टी ज्वाइन हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। आर गिव्स, देखो गिव्स का मतलब क्या होता है, सरेंडर। कभी कभी सरेंडर नहीं गिव्स वर्ड भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखना। आर दे रहा है 1/4 ऑफ ही शेयर, मतलब आर अपने शेयर का कुछ हिस्सा किसको दे रहा है, टी को। और एस भी 1/5 दे रहा है अपने हिस्से का, किसको, न्यू पार्टनर यानी टी को। तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में आर और एस दे कितना रहे हैं। जैसे हमने एक्स और वाई का निकाला सरेंडर शेयर, वैसे ही आर और एस का भी निकलेगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पे दो पार्टनर अलग अलग एडमिट हो रहे थे, इसलिए एक्स पी को दे रहा था और वाई क्यू को दे रहा था। बट यहाँ पे एक ही पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसलिए आर टी को दे रहा है और एस भी टी को ही दे रहा है, ठीक है। चलो, और कबीर वाला अगर क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पर कबीर फरीद दो पार्टनर है जिनका रेशो 7:3 है। कबीर सरेंडर कर रहा है 2/10 फ्रॉम ही शेयर, यहाँ फ्रॉम है मतलब यहाँ डायरेक्ट वो अपने शेयर से दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपके सरेंडर शेयर निकल आएंगे। और फरीद कितना दे रहा है, 1/10 दे रहा है अपने शेयर से, इसको ज्योति को, है ना। तो 2/10 कबीर दे रहा है, 1/10 फरीद दे रहा है ज्योति को, अपने शेयर का नहीं, अपने शेयर से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि कबीर फरीद 2/10 एंड 1/10 दे रहे हैं, किसको, ज्योति को। तो ये और भी आसान है, ये आप कर सकते हो आराम से, ठीक है।
तो क्वेश्चन पॉज कर सकते हो और घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। 8th हमने मेथड फर्स्ट में मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, और 9th भी मैंने आपको मेथड 1 के अंदर जब कराया था प्रायर क्लास में तो होमवर्क दे दिया था। तो मुझे लगता है आपने होमवर्क्स कर लिए होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चे। और इसी के साथ हमारा जो न्यू रेशो का जो कंसेप्ट है, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको मिलूंगा बेटा, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ मिलूंगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24, वो यहीं पे समाप्त होता है मेरे बच्चे। फिर भी बार बार कह रहा हूँ, इफ देर इज एनी डाउट सो आप कमेंट सेक्शन पे बोल देना कि अपने डाउट्स को राइट डाउन कर सकते हो, और फिर मैं उन्हें पढ़कर एज फास्ट पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड मेरा एक बेटा हम्बल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक ये वीडियो लेकर जाएं जो बच्चे वाकई में अकाउंट्स में एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं। मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है बेटा, अगर आप लोगों के और उन तमाम बच्चों के काम आ सके जो अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उससे बढ़कर मेरी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी, और इनको मैं शब्दों में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।